हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम मानचित्र प्रक्षेप के अर्थ और मानचित्र प्रक्षेपों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं मैप प्रोजेक्शन या कह लीजिए मानचित्र प्रक्षेप की, तो सबसे पहले मैप के बारे में हम जानते हैं मानचित्र क्या होता है, लेकिन जब इसके साथ जो जुड़ा हुआ वर्ड है प्रोजेक्शन या प्रक्षेप, उसके अर्थ के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रक्षेप की, तो प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ किसी पारदर्शी कागज़ या फिल्म पर अंकित चित्र को प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े के पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखलाना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें, सिनेमा के पर्दे पर हमें जो चित्र दिखाई देता है, यानी जो पिक्चर हमें सिनेमा हॉल में जो पर्दे पर दिखाई देती है, वो वास्तव में किसी फिल्म पर अंकित चित्र का एक प्रक्षेप है, जिसे प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर प्रक्षेपित किया गया है। हालांकि प्रत्येक मानचित्र प्रक्षेप प्रकाश की सहायता से नहीं बनाया जाता, बल्कि प्रक्षेप शब्द इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है कि जो ज्योमेट्रिकल मेथड के द्वारा भी जो हम अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल बनाते हैं, उसे भी हम प्रक्षेप के नाम से पुकारते हैं। सामान्य अर्थों में अगर प्रक्षेप की हम बात करें, तो गोलाकार पृथ्वी या पृथ्वी के किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश या कह लीजिए ज्योमेट्रिकल मेथड्स के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल, या इस जाल को हम भूग्रिड भी कहते हैं। भूग्रिड अगर बनाया जाता है, जाल अगर बनाया जाता है अक्षांश व देशांतर रेखाओं को, तो हम इस प्रकार के जाल को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। अब ये जो मैप प्रोजेक्शन की जब हम बात करते हैं, डेफिनेशन की जो हम बात करते हैं, तो बहुत से स्कॉलर्स ने अपने अपने हिसाब से मानचित्र प्रक्षेपों को डिफ़ाइन करने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे फेमस एक स्कॉलर रहे हैं F.J. मॉन्कहाउस। तो मॉन्कहाउस के अनुसार पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा यमयोत्तरों का जाल या रेखा जाल जो है, उसका रूप उसको हम समतल सतह पर प्रदर्शित करने की जो क्रिया है या प्रदर्शित करने का जो तरीका है, उसे हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। इसी हिसाब से जॉन बिगॉट ने इसे डिफिनेशन देते हुए कहा है कि ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कागज़ पर प्रदर्शित करने की विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि मानचित्र प्रक्षेप, यदि आपसे कोई पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं कि ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज़ पर प्रदर्शित करने की जो विधि है, वो मानचित्र प्रक्षेप कहलाती है। तो इसी हिसाब से बहुत से स्कॉलर्स ने डिफ़ाइन किया है, बट मोटा मोटा जो हमारा एक डेफिनेशन है, वो यही है कि अक्षांश देशांतर रेखाओं को जाल जो है, वो मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। तो ये जो डेफिनेशन है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि मानचित्र प्रक्षेपों को, यानी मैप प्रोजेक्शंस को, हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, जब मैप प्रोजेक्शंस के क्लासिफिकेशन की बात आती है, तो इनको हम 3 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 आधारों पर हम मैप प्रोजेक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, दूसरा है रचना विधि के आधार पर, और तीसरा है गुण के आधार पर। तो इन 3 आधारों पर हम मैप प्रोजेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, प्रकाश के प्रयोग के आधार पर जो वर्गीकरण है प्रक्षेपों का, उसको लेते हैं हम, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है संदर्श मानचित्र प्रक्षेप, यानी पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन, और दूसरा जो पार्ट है वो है असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप,
जिसे हम कह सकते हैं नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन। अब जब हम बात करते हैं संदर्श मानचित्र प्रक्षेप की, तो देखिए प्रकाश की सहायता से बनाए गए मानचित्र प्रक्षेपों को संदर्श मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। वाइवा में आपसे सवाल पूछा जाए संदर्श मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं, तो आप कहेंगे वो मानचित्र प्रक्षेप जो प्रकाश की सहायता से बनाए जाएं उन्हें हम संदर्श मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। इन प्रक्षेपों को हम किससे बनाते हैं? लाइट के यूज़ से बनाते हैं। देखिए इन प्रक्षेपों की रचना में अक्षांश वृत्तों तथा यमयोत्तरों के जाल पर किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर उसकी छाया को किसी समतल सतह पर स्थानांतरित किया जाता है। यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम प्रकाश डालते हैं और उस प्रकाश के सहायता से जो भी अक्षांश वृत्त या यमयोत्तर जो कि समतल सतह पर आ रहे हैं उन्हें बनाया जाता है संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों के अंतर्गत। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब प्रकाश डालते हैं तो उसको पेंसिल या फोटोग्राफ के द्वारा अक्षांश वृत्तों तथा यमयोत्तरों की इन छायाओं पर स्थायी चित्र बना लेते हैं। यानी जैसे प्रकाश पर समतल सतह पर जो प्रकाश पड़ रहा है यमयोत्तर और जो हमारी अक्षांश वृत्त हैं उन रेखाओं का, तो उन्हें पेंसिल से पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रक्षेप शब्द का जो अर्थ होता है संदर्श मानचित्र प्रक्षेप उसी को बतलाता है। यानी प्रक्षेप का बेसिकली अर्थ है किसी एक प्रोजेक्टर की सहायता से, प्रकाश की सहायता से किसी दीवार या समतल सतह पर या किसी कपड़े पर उस चित्र को लाना, वो प्रक्षेप कहलाता है। तो ये संदर्श मानचित्र प्रक्षेप की जो परिभाषा है उसको पूरी तरह से सिद्ध करते हैं। संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों को ज्योमेट्रिकल प्रक्षेप भी कहा जाता है, ज्यामितीय जो प्रक्षेप है वो भी कहा जाता है। तो आपको ये संदर्श मानचित्र प्रक्षेप क्लियर हो गया होगा जो प्रकाश की सहायता से बनाया जाता है। अब अगला है असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप। देखिए संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों में गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए गए मानचित्र प्रक्षेप जो होते हैं उन्हें हम असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना में संशोधन की विधि और सीमा मानचित्र प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य पर निर्भर करती है। क्योंकि असंदर्श मानचित्र प्रक्षेपों को आवश्यकता अनुसार हम यथाकृतिक, समक्षेत्र अथवा शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने वाला बना सकते हैं, इसलिए ये प्रक्षेप संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। यानी असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप बेसिकली क्या होते हैं? संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों में हम जब मैथमेटिकल मेथड्स के द्वारा संशोधन करते हैं और मानचित्र बनाते हैं, प्रक्षेप बनाते हैं, तो वो सारे जो प्रक्षेप हैं वो असंदर्श प्रक्षेपों के अंतर्गत आते हैं। और क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो इन संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों को हम अपने अकॉर्डिंग यथाकृतिक, समक्षेत्र और शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने वाला बना सकते हैं। और क्योंकि हम इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए ये प्रक्षेप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन प्रक्षेपों के द्वारा हम ग्लोब के किसी भी पार्ट को ईजिली शुद्ध रूप से दर्शा सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको प्रकाश के प्रयोग के अनुसार प्रक्षेपों का जो वर्गीकरण था। अब हम अगला चलते हैं, रचना विधि के अनुसार प्रक्षेपों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए रचना विधि के अनुसार अगर आधार पर हम मानचित्र प्रक्षेपों को वर्गीकृत करना चाहें तो हम 4 भागों में इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। अब रचना विधि के अनुसार कौन कौन से भाग हैं? पहला है शंकु प्रक्षेप, कोनिकल प्रोजेक्शन। देखिए शंकु प्रक्षेप ग्लोब पर अंकित भूग्रिड को कागज़ के शंकु पर स्थानांतरित करके और स्थानांतरण के बाद शंकु के कागज़ को समतल फैलाने के सिद्धांत पर आधारित है। ये हमारा ग्लोब हो गया और हमने एक कोन शेप से
पूरा ग्लोब को कवर कर लिया है। तो इसको हम प्रोजेक्शन के रूप में, जब समतल कागज़ पे हम इस कोन को ग्लोब से स्पर्श करते हैं और जहाँ जहाँ ये देशांतर और यम्योत्तर अक्षांश वृत्तों के से टच हो रहा है उसको हम प्लेन कागज़ पर बनाते हैं। तो ये बनाने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? शंकु प्रक्षेप कहलाती है। इन प्रक्षेपों की रचना में ये मान लिया जाता है कि कागज़ का शंकु ग्लोब को किसी चुने गए अक्षांश वृत्त, इसमें क्या है, केवल हम भूमध्य रेखा और ध्रुवों को छोड़ेंगे, भूमध्य रेखा और ध्रुवों को छोड़कर किसी भी अक्षांश वृत्त पर स्पर्श करता है जो कागज़ का शंकु है। और शंकु का जो शीर्ष है, टॉप पार्ट है, वो ध्रुव के ठीक ऊपर की ओर होता है। ये ध्रुव का ठीक जो ऊपर वाला पार्ट है ये अपना पोल, और ये जो टॉप पार्ट है ठीक ऊपर होता है। पृथ्वी के बढ़ाए गए ध्रुवीय अक्ष को किसी बिंदु पर स्थित होता है। अगर हम पृथ्वी के अक्ष को बढ़ा देते हैं तो यानी इस पार्ट पर वो स्थित होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव और शंकु का शीर्ष तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। यानी एक जो ध्रुव, केंद्र और ये एक पॉइंट पे एक सरल रेखा पर ये होते हैं। जिस अक्षांश वृत्त पर कागज़ का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड पैरेलल या मानक अक्षांश कहेंगे। ये जो चीज़ है ये टच करता है, ये हमारा मानक अक्षांश कहलाता है। शंकु की विकसित सतह यानी मानचित्र प्रक्षेप में इस मानक अक्षांश की आकृति वृत्त के चाप के समान होती है। एक वृत्त का जो चाप होता है उसके समान ये आकृति होती है। और देशांतर रेखाएं ध्रुव से समान अंतराल पर विकसित सरल रेखाएं होती हैं जो मानक अक्षांश को समान लंबाई वाले चापों में विभाजित करती हैं। अन्य अक्षांश वृत्त भी संकेंद्र वृत्तों के चाप होते हैं, जैसे कि हम इस मैप प्रोजेक्शन में देख सकते हैं। मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है। ये जो स्टैंडर्ड पैरेलल है, यहाँ पर जो स्केल है कोनिकल प्रोजेक्शन का वो शुद्ध होता है। इन प्रक्षेपों पर समस्त संसार का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता, बल्कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। तो कोनिकल प्रोजेक्शन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा हम चलते हैं दूसरे प्रकार पर, वो है बेलनाकार प्रक्षेप यानी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। देखिए, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की अगर जब हम बात करते हैं तो कागज़ के खोखले बेलन की बाहरी सतह पर भूग्रिड प्रक्षेपित करने के बाद बेलन के कागज़ को सपाट फैलाने से प्राप्त अक्षांश और देशांतर रेखा जाल को हम बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। ये हमने एक कागज़ का सिलेंडर ग्लोब है बीच वाला, और ये एक कागज़ को गोल करके पूरे ग्लोब से हमने इसको कवर कर लिया है। उसके बाद हम जो लाइट का सोर्स डालेंगे और जैसे जैसे इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर का ये जो जाल इस कागज़ पे पड़ेगा वैसे हम ड्रॉ कर लेंगे, और जब फैलाएंगे इसको तो इस प्रकार का एक रेखा जाल हमें प्राप्त होगा। सपाट फैलाने पर ऐसा प्राप्त होगा, और इस रेखा जाल को, इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। देखिए, नॉर्मल पोजीशन में या कह लीजिए सामान्य दिशा में यह बेलन ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है और इसका अक्ष पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष पर स्थित होता है। लेकिन ये क्या होता है? ट्रेवर्स पोजीशन में होता है, अनुप्रस्थ दिशा में होता है। और अनुप्रस्थ दिशा में कागज का बेलन दो देशांतर रेखाओं से निर्मित किसी भी वृहत वृत्त को स्पर्श कर सकता है, यानी ग्रेट सर्कल को स्पर्श कर सकता है। सामान्य दिशा वाले बेलनाकार प्रक्षेपों के लक्षण की हम बात करें तो देखिए, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि सारे अक्षांश वृत्त समान लंबाई वाले, सरल व समानांतर रेखाओं के रूप में होते हैं। ये जो हमें दिख रहे हैं ये समानांतर रेखाओं के रूप में होते हैं, और इसीलिए भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश वृत्तों पर मापनी क्या होती है? अशुद्ध होती है, क्योंकि ये समान दूरी पर होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो लक्षण है वो ये है, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई वाली होती हैं बेलनाकार प्रक्षेप में, और ये समान लंबाई वाली सरल व समानांतर रेखाएं होती हैं तथा इनके बीच की दूरी भी समान होती है।
तीसरा जो लक्षण है बेलनाकार प्रक्षेप का, वो हमें ये ध्यान रखना है कि हर देशांतर रेखा अक्षांश वृत्तों को समकोण पर काटती है, जिसके फलस्वरूप बेलनाकार प्रक्षेप की आकृति आयताकार होती है, यानी राइट एंगल पे काटेगी, जो हमें दिख रही है। चौथा जो बेलनाकार प्रक्षेप का लक्षण है वो है कि अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य के अनुसार गणितीय विधियों के द्वारा निश्चित की जाती है। तो ये सारे लक्षण हैं जो हमें बेलनाकार प्रक्षेप बनाते वक्त ध्यान रखने हैं। तीसरा जो प्रक्षेप है वो है खमध्य प्रक्षेप या जेनिथल प्रोजेक्शन। देखिए, जब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के प्रक्षेप की, खमध्य या जेनिथल प्रोजेक्शन की, तो जेनिथल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ग्लोब को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई मानी गई किसी समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश देशांतर जो रेखाजाल है वो क्या कहलाएगा? जेनिथल प्रोजेक्शन। ये हम इस प्रोजेक्शन में चित्र में हम देख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूँगी। जब बात आए जेनिथल प्रोजेक्शन की तो आप कहेंगे ग्लोब को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई मानी गई किसी समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश देशांतर रेखाजाल को हम खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। जैसे ये प्लेन सरफेस है आपकी और ये ग्लोब को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। खमध्य प्रक्षेप के उस बिंदु को जहाँ प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेप केंद्र। ये जो पॉइंट है ये प्रक्षेप केंद्र कहलाता है। और जिस बिंदु पर प्रकाश की कल्पना की जाती है उसे क्या कहेंगे हम? नेत्र स्थान या उत्पत्ति स्थान। प्रक्षेप का तल भूमध्य रेखा, ध्रुव अथवा इन दोनों के मध्य स्थित किसी भी बिंदु पर ग्लोब को स्पर्श कर सकता है। यह आपको इसमें खमध्य प्रक्षेप में ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो आई पॉइंट है, आई पॉइंट ग्लोब के केंद्र पर या ग्लोब के बाहर हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन हर दशा में प्रक्षेप केंद्र, ग्लोब का केंद्र व जो आई नेत्र स्थान या आई पॉइंट है, तीनों एक सरल रेखा में होते हैं और प्रक्षेपण तल इस सरल रेखा के समकोण बनता हुआ ग्लोब को स्पर्श करता है। तो ये चीज़ आपको खमध्य प्रक्षेप में ध्यान रखनी है। अब नेत्र स्थान और प्रक्षेपण तल की भिन्न भिन्न स्थितियों के अनुसार खमध्य प्रक्षेपों को हम कई उपवर्गों में बांट सकते हैं और वो हम अब डिस्कस करते हैं। पहला जो उपवर्ग है वो आधारित है नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ आई पॉइंट। देखिए, नेत्र स्थान या कह लीजिए जो प्रकाश का स्रोत की स्थिति है उसके अनुसार हम खमध्य प्रक्षेपों को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला भाग है केंद्रक या न्यूमोनिक प्रोजेक्शन। केंद्रक या न्यूमोनिक प्रक्षेप। इन प्रक्षेपों की रचना करते समय नेत्र स्थान की जो स्थिति है वो ग्लोब के केंद्र पर मानी जाती है। यानी ये जो पॉइंट है, ये ग्लोब है हमारा, इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ मानी जाती है। यहाँ से प्रकाश की रेज आती हैं। तो न्यूमोनिक प्रोजेक्शन में आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि इन प्रक्षेपों की रचना करते समय जो आई पॉइंट की स्थिति है वो ग्लोब के केंद्र में, सेंटर में मानी जाती है। दूसरा है त्रिविम प्रक्षेप, जिसे हम कहते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखिए, त्रिविम प्रक्षेपों में प्रक्षेप केंद्र यानी जिस बिंदु पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है, आपको ध्यान रखना है, जिस बिंदु पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है वो क्या कहलाता है? प्रक्षेप केंद्र के व्यास्तः सम्मुख यानी डायमेट्रिकली ऑपोजिट बिंदु पर नेत्र स्थान की स्थिति होती है। यानी यहाँ ये जो इसके जस्ट सम्मुख डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो स्थिति है, ये जो स्थिति होती है जहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, केंद्र के व्यास्तः सम्मुख स्थिति को यहाँ से जो लाइट का सोर्स आएगा उस आधार पर हम जो प्रक्षेपों का जाल बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं।
तो ये क्लियर हो गया आपको। अब तीसरा जो प्रकार है वो है लंबकोणीय प्रक्षेप, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखिए, इन प्रक्षेपों में प्रक्षेप केंद्र और ग्लोब के केंद्र को मिलाते हुए आगे बढ़ाए गए व्यास पर स्थित किसी अनंत दूरी वाले बिंदु पर नेत्र स्थान होता है। इसके कारण नेत्र स्थान से आने वाली प्रकाश किरणों को सरल व समांतर रेखाओं के रूप में मान लिया जाता है। यानी अनंत बिंदु बहुत दूर होता है, तो जैसे ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ हुआ, इन्फिनिटी तक हुआ, तो ये जो पैरेलल जैसे जैसे अक्षांश वृत्तों के समान जाएगी, ये पैरेलल रेज पड़ेंगी। तो इस टाइप की प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहेंगे। तो ये तो थे नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ आई पॉइंट। नोमोनिक प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, या हिंदी में हम कहें तो केंद्रक या नोमोनिक प्रक्षेप, त्रिविम प्रक्षेप या लंबकोणीय प्रक्षेप। अब हम बात करते हैं दूसरे उपवर्ग में, वो है प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, देखिए प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार भी मध्य प्रक्षेपों को हम 3 प्रकार से बांटते हैं, और वो हैं, पहला है ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, यानी पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों में प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर स्पर्श करता है, यानी ये अपना ग्लोब है और ये हमारा टेंजेंट प्लेन है, तो ध्रुव पर ग्लोब को स्पर्श करता है। तो ऐसे जो प्रोजेक्शंस हैं वो ध्रुवीय मध्य प्रोजेक्शन के प्रक्षेप कहलाते हैं, कह लीजिए पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन कहलाते हैं। दूसरा है तिर्यक मध्य प्रक्षेप, यानी ओब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों में भूमध्य रेखा तथा ध्रुव के मध्य स्थित किसी भी बिंदु पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है, यानी भूमध्य रेखा हो और ध्रुव के बीच का पॉइंट। ओके, तो ये अपना प्लेन हो गया। ये जो टेंजेंट प्लेन है, अगर ऐसे स्पर्श करता है तो वो चीज़ तिर्यक मध्य प्रक्षेप यानी ओब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन के अंतर्गत आती है। तीसरा है विषुवत रेखीय मध्य प्रक्षेप, यानी इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों में भूमध्य रेखा से किसी बिंदु पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है। ये हमारी इक्वेटर लाइन आ गई। तो ये जो टेंजेंट प्लेन है, ये वाला, अगर ऐसी स्थिति में हम किसी भी स्थिति के द्वारा हम किसी प्रकार का देशांतर रेखाओं जाल बनाते हैं, तो वो कहलाता है विषुवत रेखिक मध्य प्रक्षेप, यानी इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन। तो ये सारे प्रक्षेप थे जिसके आधार पर जो प्रक्षेपों को हम बनाते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स का एक नेट बनाते हैं, वो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये इसके बाद जो चौथा क्लासिफिकेशन है प्रक्षेपों का, वो है रूढ़ प्रक्षेप या कह लीजिए कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस। देखिए, जब हम बात करते हैं रूढ़ प्रक्षेपों की या कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस की, तो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम स्वेच्छानुसार कुछ सिद्धांतों पर निर्मित कुछ सिद्धांतों पर प्रक्षेपों का निर्माण करते हैं, उन्हें रूढ़ प्रक्षेपों की संज्ञा दी जाती है। प्रक्षेप शब्द का जो अर्थ सामान्यतः लगाया जाता है, वो इन प्रक्षेपों में से प्रकट नहीं होता है। रूढ़ प्रक्षेपों की आकृति इतनी संशोधित और रूढ़ होती है कि इन्हें प्रक्षेपों के ऊपर लिखे गए किसी भी वर्ग में हम सम्मिलित नहीं करते हैं। कुछ रूढ़ प्रक्षेप, विशेषकर वे प्रक्षेप जिन पर पूरे संसार का मानचित्र बनाया जा सकता है, बहुत उपयोगी होते हैं। तो कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस बहुत डिफरेंट होते हैं। हम अपने अनुसार उनसे कुछ सिद्धांतों के आधार पर इनका निर्माण करते हैं, और विशेष रूप से पूरे वर्ल्ड का अगर हमें मैप बनाना है, तो वो हम इन कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस के द्वारा बना सकते हैं। रूढ़ प्रक्षेपों में मुख्य रूप से मोलविड और सिनुसॉइडल जो प्रक्षेप हैं, वो रूढ़ प्रक्षेपों के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरे वर्गीकरण की ओर, और वो वर्गीकरण है
गुणों के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंग टू मेरिट। देखिए, कोई भी मानचित्र, अगर हम मानचित्र प्रक्षेप की बात करते हैं तो कोई भी मानचित्र प्रक्षेप सर्वगुण संपन्न नहीं होता, यानी उनमें कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। मेरिट्स डिमेरिट्स हर प्रोजेक्शन की अपनी होती हैं। इसलिए गुण के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला है यथाकृतिक प्रक्षेप, जिसे हम ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। देखिए, यदि मानचित्र पर धरातल के किसी छोटे से छोटे भाग की वही आकृति आती है जो उस क्षेत्र की ग्लोब पर है, तो उस मानचित्र का प्रक्षेप यथाकृतिक यानी ऑर्थोमॉर्फिक या अनुरूप कहा जाएगा। मर्केटर प्रक्षेप जो है वो एक यथाकृतिक प्रक्षेप का अच्छा उदाहरण है, यानी जैसी आकृति हम ग्लोब पे देख रहे हैं, अगर उस क्षेत्र की वैसी ही आकृति किसी प्रोजेक्शन पे आ जाती है तो वो क्या कहलाता है? यथाकृतिक प्रक्षेप कहलाता है। दूसरा है समक्षेत्र प्रक्षेप। समक्षेत्र प्रक्षेप को हम होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। समक्षेत्र प्रक्षेपों पर बने मानचित्रों में सब जगह क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। इन प्रक्षेपों में एक दिशा में मापनी बढ़ी हुई और दूसरी दिशा में मापनी घटी हुई होती है, जिसके कारण मानचित्र में किसी प्रदेश का क्षेत्रफल तो शुद्ध रहता है, लेकिन उसकी वास्तविक आकृति में परिवर्तन हो जाता है। मालवीड प्रक्षेप तथा सेंसन फ्लैम्स्टीड या कह लीजिए साइनसॉइडल प्रक्षेप जो है वो इस होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं रूढ़ प्रक्षेप, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो इन होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही भी मालवीड और साइनसॉइडल प्रोजेक्शन आते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है शुद्ध दिशा प्रक्षेप, एजीमुथल प्रोजेक्शन। देखिए, मर्केटर प्रक्षेप जो हम आगे उन प्रक्षेपों की रचना विधि सीखेंगे, उनके गुण दोष सीखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मर्केटर प्रक्षेप को। तो मर्केटर प्रक्षेप और खमादेय प्रक्षेप और वो बने मानचित्र में दिशा शुद्ध रहती है। शुद्ध दिशा से हमारा मतलब ये है कि मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की वही दिशा होती है जो ग्लोब पर उन 2 बिंदुओं पर मिलाने वाली वृहत वृत्त की होती है। तो ऐसे प्रोजेक्शंस जो हैं जो कि 2 पॉइंट्स पर जो सरल रेखा को मिलाते हैं वो सेम होती है दिशा और वो शुद्ध होती है, तो वो शुद्ध दिशा प्रक्षेप या एजीमुथल प्रोजेक्शंस पर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारा अर्थ था प्रक्षेपों का। हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है, प्रक्षेप क्या होते हैं, कैसे हम प्रक्षेप को डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैप प्रोजेक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और कितने पार्ट्स में मैप प्रोजेक्शंस को वर्गीकृत किया जाता है, और हम कैसे इन चीज़ों को बनाते हैं, इन प्रक्षेपों को। तो ये सब हमने डिस्कस किया। आप सभी को ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, दोबारा रिपीटेडली सुनिएगा और अपने फाइल में जो हमने डिस्कस किया है उस चीज़ को लिखना है।